वेलकम एग्जामवीर। हम लोग मुगल काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यानी कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये आप कह सकते हैं, देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो डी है, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अच्छा, यहाँ बात करते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल कब तक था। तो औरंगजेब जो मुगल शासक था, इसका शासनकाल जो था 1658 से 1707 ईस्वी को इसने शासन किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। अकबर ने एक चलाया था दीन इलाही, तो दीन ए इलाही को धर्म किसने कहा है। तो इसमें एक ऑप्शन ए सही होगा, अबुल फजल ने दीन ए इलाही को धर्म कहा है। अबुल फजल दीन ए इलाही को धर्म कहा उसने। अच्छा, ये जो है दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो हुई थी 1582 ईस्वी में स्थापित की थी। और एकमात्र हिंदू जिसने इसको अपनाया था वो बीरबल था। बीरबल ही एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवार ए सहेली ग्रंथ जो अनुवाद है पंचतंत्र एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा था और इसको अनवार ए सहेली के नाम से इसका अनुवाद किया। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि ये कहते हैं कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था मंसूर था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। और मंसूर की जो उपाधि थी नादिर उल असर, नादिर कहते हैं नादिर उल असर इसकी उपाधि थी असर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम और जेबुल निशा बेगम। तो मुगल काल में ऐतिहासिक जो विवरण लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। अच्छा, गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी। ठीक है, और ये हुमायूं की बहन थी और इसने हुमायूं नामक ग्रंथ लिखा था। और किसके अनुरोध पर लिखा था। देखिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूंनामा की रचना जो थी ये गुलबदन बेगम ने की थी, लेकिन किसके कहने पर की थी। तो जो मुगल सम्राट अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा लिखा था, किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल क्या था? सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की नीति को सुलह ए कुल कहा गया था। की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। यानी कि अकबर की सुलह ए कुल की अवधारणा जो आधारित थी किस पर आधारित थी। उपयुक्त में सभी डी होगा। क्या था? इसमें जो कहते हैं कि राजनीतिक उदारता, ये भी सही था। धार्मिक सहनशीलता, ये भी सही था। उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये भी सही था। यानी कि उपयुक्त में से सभी माना जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। जो तानसेन था उसका मकबरा स्थित है आपका, कहाँ स्थित है? देखिए, बी ऑप्शन ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यहीं पर प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन थे, तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी थी। गुलबदन बेगम जो पुत्री थी बाबर की थी। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, गुलबदन बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, आहार था नहीं, दस्तूर था नहीं, सूबा था नहीं, सरकार। डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। यानी कि औरंगजेब के समय में किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी। तो वो था गुरु तेग बहादुर। जो है ये सिखों के 9वें गुरु थे।
गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और 24 नवंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली में इनका सिर काट दिया गया था। ठीक है। और गुरु तेग बहादुर के पिता का नाम क्या था? इनकी ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे तेग बहादुर। और औरंगजेब के शासनकाल में 24 नवंबर 1675 ईस्वी में इनका सिर को काट दिया गया था। किसके समय में? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम क्या रखा था यहाँ पर? तो नाम रखा था बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जो स्पेस है यहाँ पर बाबर लिखा जाए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, तो किसके निर्देशन में हुआ था? वो फैजी के में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, डी होगा। तो इसको महाभारत का जो अनुवाद किया गया था रज्म नामक नाम से किया गया था। इसमें फैजी थे, अब्दुल कादिर बदायूनी भी शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद, कौन सी जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो कराया था शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। कब कराया था? 1644 से 1656 ईस्वी के बीच में इसने कराया था, जामा मस्जिद निर्माण कराया था। इसको कहते थे मस्जिद जहानुमा कहा जाता था। जो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसको कहते थे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ही कहते हैं कि निम्न मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य का है, कौन सी हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो आप था अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा, अब्दुल रहीम खान खाना ये हो गया। तो अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान खाना के पिता का नाम था बैरम खां। क्या नाम था? ये थे बैरम खां। और बैरम खां कौन थे? बैरम खां अकबर के शिक्षक और अभिभावक थे भाई। देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? देखिए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ठीक है, यही सही नहीं होता। अकबर ने इस्लाम धर्म कभी नहीं त्यागा था। ठीक है। प्रशासकीय एकता और कानूनों में एक रूपता, ये सही होगा। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रति, ये भी सही है। अकबर की धार्मिक, ये भी सही है। ठीक है, केवल इसमें ऑप्शन गलत होगा। हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम सबसे अच्छी इमारतें कहाँ बनाई गई हैं, कहाँ पर बनाई गई, ये क्वेश्चन है। देखिए, तो ये देखिए फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास में है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने यहाँ पर जैसे कि बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और भी कई इमारतें यहाँ पर बनवाई थीं। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, ए ऑप्शन इसमें सही होगा, राणा प्रताप को अपने अधीन करना। राणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राजवंश शासक था। राणा प्रताप कौन था? मेवाड़ का शासक था। वंश कौन था? सिसोदिया वंश का शासक था। इसके समय में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वो दसवंत था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? वो मिलता है शेर शाह सूरी के मकबरे में। शेर शाह सूरी के मकबरे में। अच्छा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ बना है? बिहार के सासाराम में बना है। और कब बना का था? 16 अगस्त 1545 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहते हैं शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ थी? वह जो जागीर थी वो थी सासाराम या सहसराम में, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि थी अपना वकील मतलब क्या था? प्रतिनिधि या उपशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक क्या था? संरक्षक या शिक्षक नियुक्त किया था। वो कौन था? वो था बहार खां नुहानी या लोहानी भी कहते थे। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो थी हजरत आला की उपाधि। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग कहते हैं हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि को धारण किया था? कौन था? वो था चौसा का युद्ध था। अच्छा, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 26 जून 1539 में। 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की है? तो ये था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में और इसमें शेर शाह विजित हुआ था। शेर शाह ने इस युद्ध को जीत लिया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन में कथन दिया गया, कथन ए और कथन आर। कथन कहता है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। इसमें क्या सही होगा? इसमें बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ गया था। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच में लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 ईस्वी में और ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में ही लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का फिर आ गया ये। तो इसमें कहते हैं कि कथन ए और कारण आर। कथन ए कहते हैं कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। आर राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कथन ए है और कारण। कथन ए कहते हैं खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण आर कहते हैं राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसमें जो सही होगा ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार, बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार कहा जाता था? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका डी, सूरत के बंदरगाह को, मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था और बाबुल मक्का का अर्थ होता है मक्का का द्वार। तो इस प्रकार से ये मुगल काल के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसकी सीरीज़ में हमने आज कुछ क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक कि आप अगर वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। बहुत बहुत देखने के लिए आपका धन्यवाद।